Many people really don't know about the COSAPs. Only the government employees are aware with this COSAPs. The COSAP means COSAAP. COSAP means Confederation of Service Associations of Arunachal Pradesh. सर तो आपका सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोसाप? काफ़ी तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया. नाउ यू आर द राइट पर्सन टू लीड द COSAP. मेन मकसद COSAP को फॉर्म करने ये ताकि जितना भी एसोसिएशंस है और जितना भी यूनियन है अंडर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड अरुणाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में करने वाला को एक प्लेटफॉर्म में लाना है. तो उस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए से एक हमको कॉन्फेडरेशन चाहिए था. तो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए तो COSAP एक एप्रोप्रिएट टर्म है, तो उसको बनाया था. Hello and welcome to Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, our hospitality partner Hotel Pips, our beauty partner New Look Unisex Salon, and media partners Arun Bhumi, Arunachal West, The Spark News and MPL News Live. Today we have with us the President of COSAP, Confederation of Service Associations of Arunachal Pradesh, Lika Tetsar, under whom more than 80,000 regular government employees are a part. So sir, welcome to the Tyson Talk Show. थैंक यू. सर सबसे पहले तो बहुत सारा व्यूवर्स लोग कंफ्यूज होगा अभी कि एग्जैक्टली COSAP है क्या. कैन यू प्लीज ब्रीफली टेल देम अबाउट इट? At the very outset, thank you very much for giving this opportunity. As far as COSAP is concerned, many people really don't know about the COSAPs. Only the government employees are aware with this COSAPs. The COSAP means COSAAP. COSAP means Confederation of Service Associations of Arunachal Pradesh. So, if we say the brief history of the COSAP, it was formed during the year 2002. I mean 27 January 2002. तो उससे पहले हमारा यहाँ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयड अपना अपना डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर्स बेस है, कोई डिपार्टमेंटल बेस है, कोई एरिया बेस है. देयर वर मेनी एसोसिएशंस और यूनियंस और वेलफेयर. सो everybody were trying to ventilate their issues, their problems with their departments and governments. And by seeing that during 2002, many senior officers and prominent officers were began to chit chat and discuss. And after discussions, they conduct a meeting on 27 January 2002. They are a Directorate of Health and Service, Naharlagan. So during that meeting, one interim committee was formed, and then during that meeting itself, the term COSAP was coined out. And then now our one of the gentlemen, fine officer, Sri this one Tasar Talar, he is a director geology and mining. Now he is working as serving as a geology director mining. He was a person who term out the coin of the term COSAP. तो उनके ही सजेशन, जितना भी सीनियर ऑफिसर सजेशन के तहत हम लोग जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का बाद में, तो उस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट में एक इंटरिम कमेटी में हमारा ये जो अभी जॉइंट सेक्रेटरी है एयर डिपार्टमेंट का रेस्पेक्टेड मारी आंगो जी, उनको फर्स्ट COSAP का इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था. देन हमारा मोन्टू मोसंग जी है, उस समय उसको जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था. नाउ ही सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेवल चांगलांग. तो वो दोनों बंदा को, जो ऑफिसर्स को जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के बाद दोनों ने 2009 तक COSAP को एज ए इंटरिम कमेटी सबसे चलाया है. और चलाने के बाद में ये जो मेन मकसद COSAP को फॉर्म करने ये ताकि जितना भी एसोसिएशंस है और जितना भी यूनियन है अंडर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड अरुणाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में करने वाला को एक प्लेटफॉर्म में लाना है.
तो उस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए से एक हमको कॉन्फिगरेशंस चाहिए था। तो उस कॉन्फिगरेशंस को लाने के लिए से तो कोसप एक अप्रोप्रिएट टर्म है, तो उसको बनाया था। तो ये जो कोसप जो ये बनाने का बाद में हम लोग ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन का साथ भी एफिलेटेड है, एंड देन उसको AISGF बोलता है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन, जिसका वो हेड ऑफिस दिल्ली में है। एंड देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट गेटअप है नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड्स एंड टीचर्स फोरम, नेक्स्ट गेटअप है। तो वो भी हमारा एक रीजनल लेवल में एक एफिलेटिंग हमारा बॉडी है। तो दोनों को एफिलेट करके तो ये जो इंटायर जितना भी हमारा ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में या एसोसिएशंस है या यूनियंस है या वेलफेयर है, उसको कॉन्फिगर करके कोसप को बनाया गया था। तो फिर कोसप बेसिकली एम्प्लॉयड इंटरेस्ट के लिए ही बनाया है। सर, तो आपका सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोसप? क्या उसके बारे में आप थोड़ा बता सकेंगे हमें? जैसे मैंने अभी बोला 2009 तक जो इंटरिम कमिटी है, आई मीन 7 इयर्स मारी अंगो सर और ये जो मोन्टो मोसंग सर ने चलाया है। तो उस बीच में 7 इयर्स चलाने के बाद में ड्यूरिंग 2009 एक तो हमारा एम्प्लॉयज़ के बीच में एक तो डिफरेंसेस आ गया। तो डिफरेंसेस को मीन्स को डिफरेंसेस ओपिनियन आने का मेन कारण था कि वो जो 6 CPC इशू को लेके मीन्स 6 सेंट्रल पे कमीशन इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका था स्टेट में, बट देन उसमें 36 मंथ्स का एरियर को नहीं दे रहा था जी। तो वो 36 मंथ को एरियर को बात करते करते गवर्नमेंट का साथ में हमारा टॉक्स फेल हो गया था। तो टॉक्स फेल होने का कारण से बात में डिफरेंसेस ओपिनियन आने का कारण से उसमें ऑलमोस्ट काइंड ऑफ थोड़ा 2 ग्रुप जैसा हो गया कि हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बाकी जो एम्प्लॉय जो नहीं मान रहा था, नहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये बात नहीं किया, थोड़ा डिफरेंसेस आ गया था। तो उसे चलते उस समय में इतना दबाव गवर्नमेंट ने इतना दबाव हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम को भी डाला कि तो एम्प्लॉय का भी इतना प्रेशर था जी। तो ऐसे होने का बाद में फिर ये जो एक 2 ग्रुप होने का कारण से एक आलो डिक्लेरेशन बनाया गया। तो जो आपका इफ़ आई नॉट रॉन्ग 12 जनवरी 2009 में शायद, तो उस आलो डिक्लेरेशन में हमारा ये गाली कम की उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। नाउ ही सर्विंग एज ए प्रिंसिपल ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद में डॉक्टर लिंजा लोलेन को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था उस समय में आलो डिक्लेरेशन के तहत। तो वो आलो डिक्लेरेशन में दोनों को फिर बनाने का बाद में अभी जो डॉक्टर लिंजा लोलेन जो अभी सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो उसके चलते 2 ग्रुप जैसा ऑलमोस्ट थोड़ा हो गया था। तो बाद में हमारा उस डिफरेंसेस को कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा डिफरेंसेस हुआ है। तो वो डिफरेंसेस ऐसा नहीं कि कोई बेसिक इंटरेस्ट के लिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का सामने में नेगोशिएशन करने में फेल होके और एम्प्लॉय गवर्नमेंट उसका डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होके और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होके आज का जैसा इतना भी हमारा ये जो फैसिलिटीज़ नहीं था, एनी टाइम बात कर सकते, मोबाइल हर किसी का साथ में, सोशल मीडिया वगैरह, और आज का जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इतना अवेलेबल नहीं था, इतना बात कर सके जो इजीली कम्युनिकेट कर, ऐसा नहीं था। तो कुछ इशू जो कम्युनिकेशन गैप होने का कारण से थोड़ा मेजर डेवलप होने का कारण, डिफरेंस ओपिनियन डेवलप होने का कारण वो था। तो वो गली कामकी को और ये जो डॉक्टर लिंजा लोलेन को अपॉइंट करने का बाद में कुछ 1 महीना या कुछ लगभग का बाद में अगेन हमारा दोनों टीम का साथ बहुत सीरीज ऑफ मीटिंग किया है और सीरीज ऑफ मीटिंग एंड डिस्कशन एंड डायलॉग होने का बाद में रिजॉल्व किया गया है। रिजॉल्व करने का बाद में उसमें हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट पाटे मारिक, उस अभी हमारा ये डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, सॉरी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी। देन हमारा अभी हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नीली लिखा तोगू, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो दोनों को प्रेसिडेंट बनाते समय में आई थिंक
2009 में. तो 2010 में I was invited to be a part of the COSAP. And before that really I was not aware of the COSAP and importance of COSAP. Exactly COSAP क्या, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम लोग कोई एम्प्लॉयड होकर भी अच्छे से नहीं जानता है, तो हमको भी इतना आइडिया नहीं था. देन आई वॉज इन्वाइटेड देयर एज ए ऑफिस सेक्रेटरी. देन आई टू इनरोल देयर ड्यूरिंग 2010, लास्ट पार्ट ऑफ द 2010 में एज एग्जीक्यूटिव मेंबर COSAP वहाँ में ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद में देन बाय सीइंग माय परफॉर्मेंस एंड माय सर्विस टू द COSAP इन पार्टिकुलर एंड एम्प्लॉयज इन जनरल, देन हमको नेक्स्ट में AGS एलिवेटेड किया. तो AGS का बाद में फिर अगेन हमको वाइस प्रेसिडेंट एलिवेटेड किया. तो वाइस प्रेसिडेंट होने का बाद में और हम COSAP में नहीं इतना सर्विस दिया और रहना नहीं चाहता था. फिर भी हमारा जनरल बॉडी काउंसिल होता है, GBC होता है. बाद में मौका में अभी बता देंगे कि उसमें हमारा स्ट्रक्चर में आएंगे, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर में होगा. तो जनरल बॉडी काउंसिल मीटिंग में कि हमको यूनियनमस सेलेक्ट किया है कि since you have been served as a general secretary for so long years, AGS for so long years, and then vice president, and prior to that also office secretary में काम किया, आपका काफ़ी तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया. Now you are the right persons to lead the COSAP. By justifying this way, हमको प्रेसिडेंट ये GBC में नाहरलगुन में 2021 में तो बनाया गया. 22 में हमको प्रेसिडेंट जनरल बॉडी काउंसिल ने हमको सेलेक्ट किया गया था. तो स्टिल आई एम सर्विंग एज ए प्रेसिडेंट सिंस दैट. जी सर, आई थिंक आपका इलेक्शन जीतने का, आई मीन द कॉन्टेस्ट ये वाला जो है, जो प्रेसिडेंसी आप जो है उसमें आई फील लाइक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. क्योंकि बहुत सारा व्यूअर्स लोग को वो लोग अभी तक देखा नहीं है, COSAP क्या है वो भी नहीं पता. उसके बाद में इवन द एम्प्लॉयज़ जो लोग हैं उनको आपने जैसे बोला कि उनको बहुत सारा लोग को पता ही नहीं कि दिस इवन एग्जिस्ट. कि आई थिंक यू केम हियर और अभी ये इंटरव्यू के द्वारा आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू नो अबाउट दिस. एंड आई होप कि यू गाइज कैन सी इट और आप देख पा रहे हैं. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर योर सेल्फ टू. एंड मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन सर, COSAP का सर एग्जैक्ट एम्स एंड मोटिव्स क्या है सर, आप बता सकेंगे थोड़ा सा? जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा एम्प्लॉयड 80,000 मोर देन 80,000 एम्प्लॉयड है और अलग अलग डिपार्टमेंट का है और अलग अलग बैकग्राउंड का रहते हैं. तो ख़ास तौर पर आप खुद जानते हैं अरुणाचल में हमारा डाइवर्सिटी कल्चर है जी. और इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल प्रोस्पेक्ट, टोपोग्राफी से लेके हमारा कल्चर, कस्टम, फूड हैबिट, ड्रेस कोड, हर एंगल में हमारा हर 10 किलोमीटर या 20-30 किलोमीटर में हमारा कल्चर, कस्टम अपना हिसाब से थोड़ा अलग होता है. उस विचार से कहीं आदमी का सोच विचार भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है. डिस्पाइट सर्विंग इन द गवर्नमेंट सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. तो ये सब होने का कारण से और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बहुत सारा होने का कारण से हम लोग उसको एक साथ में एक अम्ब्रेला में लाना था जी. तो उसमें हम लोग का मेन है कि हम लोग यूनियंस वगैरह को, एसोसिएशन वगैरह को एक तो फेडरल स्ट्रक्चर में लाना है कि डिस्ट्रिक्ट में एक तो हमारा यूनिट है. देन अभी मान लीजिए डॉक्टर एसोसिएशंस है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस ऑफिसर एसोसिएशंस है, देन टीचर्स एसोसिएशंस, नर्स एसोसिएशंस और आपका इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशंस, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हमारा ये सिविल सेक्रेटरी ऑफिसर एसोसिएशंस, ऐसे वगैरह अराउंड 40 और 50 एसोसिएशंस है हमारा COSAP में. तो वो एसोसिएशन को एक तो फेडरल स्ट्रक्चर बना के उसको फेडरेट यूनिट बनाया गया है. तो उसको एक साथ लाना है, तो उसको एक साथ ला के उसका कॉमन इशू को जब जरूरी पड़ता है उसका कॉमन इंटरेस्ट को, एम्प्लॉयड का इंटरेस्ट के लिए बात करना और इकोनॉमिक हमारा सोशल सिक्योरिटी और प्रमोट सेफगार्ड देना, वो सबको हम लोग बेस करके खास तौर पर उसी को ही हम लोग ध्यान में देते हुए COSAP को फॉर्म किया गया था. वही बेसिक एम एंड ऑब्जेक्शन है, जैसे प्रमोट कोऑपरेशंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस among the officers and officials of the state government employees,
एंड टू कोऑर्डिनेटिंग एंड फर्दर देयर एक्टिविटी स्ट्रेंथन करना। यस सर। और कभी कभी कुछ कुछ मैटर को लेके डिफरेंसेस आ जाता है, डिफरेंसेस आने का डिपार्टमेंट में कभी कभी ऑफिसर में भी डिफरेंसेस आता है, ऐसा कुछ होने से वी यूज टू इन्वॉल्व। और कभी कभी हमारा राइट्स को, जो हमारा एम्प्लॉयड का सर्विस में प्रोविजन होने दे कि राइट्स को कर्टेल करता है, इंटाइटलमेंट को कुछ कुछ चीज़ को नहीं देता है, या कभी कभी हमारा बिना एम्प्लॉयड का गलती में कभी कभी हमारा एम्प्लॉयड को ही ब्लेम देता है और थ्रेटनिंग देता है, इवन यहाँ तक कि मैन हैंडलिंग कभी कभी करता है। तो जब ऐसा हमारा एम्प्लॉयड जो सिक्योर नहीं होता है, उसको हमारा सेफ गार्ड करवाना और उसको जस्टिस दिलाना और इकोनॉमिकली सिक्योरिटी हो सब दिलाना, उसके लिए बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बिसाइड इट ऑल्सो वी हैव मेनी responsibilities as a government employee, but then as far as aim and objective is concerned, it is a very important area or point which we are keeping priority. यस सर। तो सर ये जो कोसाप है, इसका बेसिकली सर स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हुआ और अभी स्ट्रक्चर कैसा है सर, उसके बारे में आप थोड़ा व्यूवर्स को। स्ट्रक्चर में हमारा ये जो कंपोजिशन कौन कहाँ रहता है वही होगा। जी सर। तो उसमें अभी जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट में वी हैव 26 डिस्ट्रिक्ट्स। यस सर। तो 26 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अपना कोसप प्रेसिडेंट जीएस और अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर अलग अलग होता है। तो ऐसा बोल के अराउंड 26-7 यूनिट रह गया वहाँ में। देन अभी जैसे मैंने बोला कि हर डिपार्टमेंट का जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलने से टीचर एसोसिएशंस, कॉलेज टीचर एसोसिएशन में, हेल्थ का बोलने से डॉक्टर एसोसिएशंस, नर्स एसोसिएशंस, और ये हमारा पैरामेडिकल एम्प्लॉयड एसोसिएशंस, एंड देन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशंस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशंस, लाइक दैट डॉक्टर, बहुत सारा एसोसिएशंस है। तो वो सब एसोसिएशन को हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में लाके वो कोसप का बैनर में रहता है जी। उसका इशू को एज एंड व्हेन एनी इश्यूज कम्स अप, फर्स्ट दे विल ट्राई टू वेंटिलेट देयर इश्यूज। इफ दे फेल टू सेटल देयर इशू, देन वी विल इन्वॉल्व इनटू द इशू बाय जस्टिफाइंग कि कितना जेन्युइनिटी है, कितना क्या है, गलत है। देखने के बाद में उसको अगर जस्टिस नहीं देता है, या को उसको या कोई भी अपना इंटाइटलमेंट या जो हो अपना गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ या हमारे सर्विस रोल में जो प्रोविजन वो बोलो, या कोई भी हमारा डेली एक्टिविटी में कोई हर्डल्स आके कुछ ऑब्स्टेकल या कोई कुछ इशू आ जाने से उस चीज़ को हम लोग सेटल करने के लिए वो जैसे मैंने पहले बोला उस हिसाब से ये जो वो फेडरल स्ट्रक्चर में ही हम लोग बनाया गया, ये स्ट्रक्चर वही है। जी सर। सर जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको तो मतलब अपना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ में वो लोग पोस्टेड है उनको प्रॉब्लम्स ज़रूर फेस करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट में है अपना? हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा टोपोग्राफी अरुणाचल का ज्योग्राफी लोकेशन को ले लीजिए और यहाँ कम्युनिकेशंस को ले लीजिए, इतना कहीं कहीं जगह में इतना कम्युनिकेशन बोटलनेक है, और आउट ऑफ दैट कम्युनिकेशन बोटलनेक हमारा एम्प्लॉय जो इतना प्रॉब्लम फेस करता है, उसका खास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज़ जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है जी। ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट में क्वार्टर नहीं है, वो जहाँ ठीक से बैठ के अपना रेगुलर बैठ के काम कर सके ऐसा जगह नहीं है, क्वार्टर नहीं है, और कहीं कहीं जगह में ऑफिस भी प्रॉपरली सेटअप नहीं है, और उसके बाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और कहीं में हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक ठाक नहीं है, और कहीं कहीं में स्कूल भी जहां आजकल का मॉडर्न एजुकेशन देना चाहिए वो कहीं नॉट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देयर आर मेनी places where such facilities are still lagging। तो वो सब को लेके एम्प्लॉयड नहीं जाएगा, नहीं भी बोल सकता है क्योंकि एम्प्लॉयड जाना पड़ता है, बट जाने के बाद में वहाँ में इतना सारा प्रॉब्लम फेस करता है, और उस चीज़ को जब भी हम सरकार का साथ में बात करता है उस चीज़ को प्रॉब्लम को हम सरकार का शेयर करता है, और शेयर करने के बाद सरकार भी उस चीज़ को जस्टिफाई करता है। सही में ज़रूरी होने से गवर्नमेंट ऑल्सो यूज टू इन्वॉल्व एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेटल्स ऑल दोज इशूज़। ये एक तो बेसिक जो प्रॉब्लम है कि
आज का तारीख में एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जी सर, जी सर। सर तो देखा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए थोड़ा सा कभी इधर उधर चूक जाता है थोड़ा सा। आप क्या आप ये बोल सकते हैं इसके बारे में? तब तो नहीं, चूकने का ऐसा नहीं है, मैंने गवर्नमेंट जितना हो सकता है फैसिलिटीज़ देता है। कहीं ना कहीं हमारा एम्प्लॉयड या एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बोलो या कोई हमारा अदर स्टेक होल्डर जैसे पब्लिक हो गया या उस पर्टिकुलर एरिया का कोई लीडर हो गया या पार्टी है हमारा, ये जो पब्लिक हो गया, जनरल पब्लिक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 साल देने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली नहीं बनाता है, डेवलप नहीं करता है, तो डेवलप नहीं कर पाता है। तो वो डेवलप नहीं कर पाने का कारण से कुछ कुछ चीज़ को, मान लीजिए एक क्वार्टर बनाना है, उस क्वार्टर बनाने के लिए पैसा चाहिए मान लीजिए 20 लाख जी। तो 20 लाख को एक साथ नहीं देता है, एक तो 5 लाख देगा और 5 लाख देगा और 5 लाख देगा। फंडिंग जो पैटर्न जो वो भी एक तो कहीं ना कहीं एक तो प्रॉब्लम है। जी सर। और दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारा एम्प्लॉय जो स्टेक होल्डर, नॉट एम्प्लॉय, जो स्टेक होल्डर जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया या एग्जीक्यूटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, कि वो भी नहीं सही में हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, आउट ऑफ मिनिमम अमाउंट आई शुड या वी शुड बिल्ड ए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा प्रॉपर्टी है। ये जो ओनरशिप थिंकिंग जो कहीं ना कहीं हमारा एम्प्लॉयड में भी और हमारा जनरल पब्लिक में भी और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी में भी कहीं ना कहीं अभी भी लैकिंग है। जी सर, जी अगर उस चीज़ को डेवलप किया जाए कि सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होगा या बिलोंगिंगनेस होगा कि ये हमारा ही अपना प्रॉपर्टी है, या हमारा, कल को मेरा बच्चा ही ये प्रॉपर्टी को यूज करेगा, इसलिए हमको सही पैसा को सही तरीक़े से यूज करना, अगर ये थिंकिंग होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर डेवलप होगा। जी सर। तो आउट ऑफ डेट वो पांड जो घर बनाना है उससे बेनिफिट लेना है, ये एक तो सबसे एक तो रहता है कि हमको उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमको बेनिफिट मिलना है, ये ज़्यादा ध्यान देने का कारण से क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक से नहीं होता है। वो एक तो इशू है कि हम लोग को बहुत मतलब ध्यान देना पड़ेगा। सर सिंस अभी हम लोग ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि बहुत सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पहले से लेके अभी तक भी वो लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने के बाद में दे रिफ्यूज़ टू लीव दैट प्लेस, जिसकी वजह से डिमोलिशन ये सब भी इशू कभी कभी आ जाता है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? उसमें ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो क्वार्टर में बैठना नहीं चाहता, ये भी एक बड़ा बात है। जी। क्योंकि अभी हमारा क्वार्टर को लेके या एक तो हाउस रेंट अलाउंस बोल के HRA है, वो अलाउंस भी गवर्नमेंट जैसे हम लोग मांग रखा दे रहा है। तो जब हाउस रेंट अलाउंस मिलने का बाद में अगर उसमें ऐसा है जो क्वार्टर में गवर्नमेंट एकोमोडेट क्वार्टर में मिलने वाला को अलाउंस नहीं देता है जी। जो क्वार्टर नहीं मिलता है उसको देता है जी। तो देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसा भी घर है कि सिंस 1980 में बनाया वाला घर भी है, या तो जब नेपा पीरियड में था वो से लेके, या जब अभी स्टेटहुड आया है 1980s में, 82 में या 90s में घर बनाया था, उस समय का भी कोई मैक्स मोस्ट ऑफ द क्वार्टर ऐसे है। तो उसमें कि डिलापिडेटेड कंडीशन हो जाता है, घर ठीक नहीं होता है, कुछ घर तो सही महीने में रहने लायक नहीं होता है, तो उसको रिपेयरिंग के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी कहीं डिपार्टमेंट में नहीं देता है, फंड प्रोविजन नहीं रखता है। तो डेट में भी द वन रीजन की एम्प्लॉय बैठना नहीं चाहता है। आइदर डेट में भी द रीजन की जैसे अलाउंस हमको दे रहा है तो हम कैश ले लेगा, हम अपना घर है हम कैश लेगा, या कोई सेल्फ एकोमोडेट कर सकता है जो मुफ्त में, या अपना घर होगा, कोई अपना रिलेटिव्स का घर होगा, वहाँ एकोमोडेट मिल के, और वो क्वार्टर का अलाउंस का जगह में वो फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए ये भी हो सकता है। बट एग्जैक्टली आई डोंट नो कि कौन क्वार्टर चोर है, वो कितना चोर है, कौन नहीं बैठेगा बोल रहा है, ये तो हमको आइडिया नहीं है। इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक, हाँ, सो वी कैन नॉट पर्टिकुलरली पिनपॉइंट एनीवन। So we are going to take a small Nigla coffee break right now, and here is our sponsors ad.
बैक अगेन टू द टाइसन टॉक शो सीजन 6। सर, जैसा हमने अभी तक जितना डिस्कस किया है ये वर्कर्स के बारे में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में, गवर्नमेंट वर्किंग ऑफिसर्स के बारे में, सबके बारे में हमने जितना डिस्कस किया, तो इस सब से सर एक बहुत इनका एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका एक बर्निंग इश्यूज है। इट्स अबाउट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी DPC, उसका जो डिले है उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ऐसा है कि हमारा सेंट्रल रूल का हिसाब से बोलने से, सर्विस रूल का हिसाब से बोलने से हर साल में DPC होना है। बट हमारा, और उसके लिए हम लगातार गवर्नमेंट से भी मांग रहता रहा कि वी हैव बीन डिमांडिंग ऑल द टाइम दैट DPC शुड बी एनुअली एंड एवरी ईयर। And as per our demand, even government has gone beyond that कि they have issued a order, standing order that DPC should be conduct twice in a year, means every 6 months. Yes, sir. Even government has issued that order. Why government issued that kind of order? Because governments know the importance and for why we are being placing our demand for DPC on regular time and periodically. But unfortunately, despite issuing such order, the DPC could not conduct on time. तो सरकार तो बोलता है कि अब 6 महीना में बिताओ या तो साल में 2 बार बिताओ। देखा गया कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसा भी है 3-4 साल में भी DPC नहीं बिताता है। जी। तो वो बिताने का नहीं होने का कारण से एम्प्लॉयड में एक तो डिमोरलाइज, टाइमली प्रमोशन नहीं होने से डिमोरलाइज, उसका बाद में इंथुजियाज्म, जो फुर्तीला होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, वो आज का तारीख में गिरते हुए हम देख रहे हैं। और उसमें बोलने से हमारा एम्प्लॉयड का भी कुछ कुछ कहीं में रोल है कि टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकने का, कि उसका ये है पेपर्स को, जैसे हमारा ये जो ACR एनुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट होता है, ये FR बोलता है, एनुअल परफॉर्मेंस, ये जो बोलता है, ये रिपोर्ट बोलता है, उसका टाइमली वो लोग सबमिट नहीं कर पाता है एम्प्लॉयड कोई लोग जी। और रिकॉर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं रख पाता है। तो उसके चलते फिर विजिलेंस क्लियरेंस टाइमली नहीं ले पाता है। उसके चलते DPC एक तो डिले, और वो एक सबसे बड़ा डीमेरिट है। और कोई कोई एम्प्लॉयड ऐसा भी कि चाहता ही नहीं कि DPC हो। कारण वो रीजन बीइंग कि मतलब मान लीजिए हम एक अच्छा पोजीशन में हैं, तो हम DPC बैठ जाने से तो वो पोजीशन हमको नहीं मिलेगा, उसे अच्छा बेटर पोजीशन, हायर पोजीशन मिलेगा। बट समटाइम यू नो certain posts are there in the government service which is you know by very lucrative by nature। और आप जिस टेबल में बैठा है, जिस जगह में बैठा है, कुछ कुछ एक तो ऐसा होता है कि लुक्रेटिव थोड़ा होता है जी। तो कुछ कुछ चीज़ को उस या कोई इन्फ्लुएंशियल जगह में होता है, आई मीन लुक्रेटिव मीन्स नॉट इन बैड नेगेटिव सेंस, कि वो इन्फ्लुएंशियल जगह में होता है कि उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे ऐसे भी है कि जानबूझकर वो DPC कंडक्ट नहीं करवा पाता है। तो इस रिलेटेड में गवर्नमेंट से हम लोग रिसेंटली आई हैड ए डिटेल डिस्कशन विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and honorable deputy chief ministers just few days back। I had a detailed discussion with them कि टाइम बाउंड मैनर में जैसे एवरी 2 मंथ में होना चाहिए उसी हिसाब से होना है। अगर कोई एम्प्लॉयड जानबूझकर अपना विजिलेंस क्लियर, अपना डॉक्यूमेंटेशंस को टिक टाक नहीं रखता है, उसको पोरगो करवा देना है जी सर। तो उनका ऊपर में छोड़ देना है। मीन्स आप टाइमली नहीं दे पाता है तो आपका गलती है, बाद में क्लेम नहीं करना है जी जी। जब तक आप स्टिक नहीं करेगा ये प्रॉब्लम होते रहेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का साथ भी मैंने एक तो मांग रखा है कि बड़ा बड़ा ऑफिस होता है, जैसे बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हेल्थ हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बड़ा डिपार्टमेंट इन द सेंस कि बहुत सारा एम्प्लॉयड है। तो उसमें एक तो पार्टिकुलरली एक तो नोडल ऑफिसर रख देना है कि ग्रुप A से नीचे को उस, जैसे मान लीजिए पे लेवल 10 से बिलो का सेक्रेटरी लेवल में या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल में DPC करने देना है, एंड पे लेवल 10 एंड अबव या 11 एंड अबव से
उसको चीफ सेक्रेटरी लेवल में करने देना है। उस हिसाब से हम गवर्नमेंट को मांगा है। एक तो ऑर्डर है हमारा 2010 का, तो उसमें डीपीसी के लिए कंपोजिशन है जी। तो जितना भी ग्रुप ए ऑफिसर्स को चीफ सेक्रेटरी करना है, तो उस ऑर्डर में चीफ सेक्रेटरी का इतना हमारा एम्प्लॉयड होता है कि चीफ सेक्रेटरी टाइम नहीं दे पाता है। तो एक तो कि टाइम नहीं दे पाने का कारण से डीपीसी एक्सटेंशन होते जाता है या पोस्टपोन होते जाता है। तो उसके चलते भी एक तो बहुत बड़ा एक तो कारण है कि टाइम नहीं डीपीसी नहीं होता। इसलिए हम सरकार से ये मांग रखा था कि पे लेवल 10 एंड बिलो को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी सेक्रेटरी या कमिश्नर लेवल तक ही करने देना है, और 10 एंड अबव को ग्रुप ए ऑफिसर को उसको चीफ सेक्रेटरी लेवल में करने देना है। और पर्टिकुलर बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट में बड़ा बड़ा इस्टेब्लिशमेंट में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक नोडल ऑफिसर फिक्स कर देना है कि फॉर डीपीसी जी सर, उसका एम्प्लॉयड का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, फाइल्स है, ऑन टाइम में टिक तक हो जाना चाहिए। वो एक तो करने के लिए रेस्पॉन्स फिक्स करना है बोल के गवर्नमेंट को मैंने मांग रखा। साइड अभी उसका भी डिस्कशन चल रहा है, होपफुली साइड उसको भी करेगा। जी सर। जब तक ऐसा नहीं करेगा डीपीसी डिले होते रहेगा। जी सर, ऐसा होने से तो सब कुछ कंपार्टमेंटलाइज भी हो जाएगा। यस 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 यस। सो सर, डीपीसी का तो एक इशू है एंड अनदर इशू इज आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। सर, उसका बारे में आपको क्या बोलना है? ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस और ये जो डीपीसी जो है इस प्रोपोर्शनली ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनेट है। ये यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, बिकॉज अगर डीपीसी होता है तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, ओटीपी मीन्स आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। तो अगर डीपीसी रेगुलर होने से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होने के लिए क्वेश्चन ही नहीं है। यस सर, एग्जैक्टली। तो डीपीसी टाइमली नहीं होने का कारण से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो रहा है। और ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में भी कोई उसमें हमारा एम्प्लॉय लोग भी थोड़ा सा क्या बोलेगा, हमारा लेजिस्लेचर या हमारा लीडर लोग को, अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कहीं कहीं जगह में मिस यूज करता है, या हमारा कहीं कहीं जगह में हमारा ये कुछ ऑनरेबल लोग भी कहीं कहीं जगह में इंटरफेरेंस कर जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमको एक अच्छा पोजीशन में चाहिए, तो उस पोजीशन में आप रूल का हिसाब से आप नहीं जा सकता है, तो रूल से हट के एक अपना तरीका से एक आइडिया निकल कर या अपना लीडर को अप्रोच करके, जानता है गलत है लेकिन फिर भी अपना बेनिफिट्स के लिए कोई एम्प्लॉय जो उसी से ही जाके पोजीशन लेके तो रूल से माने जस्ट स्किप करवा के और जो प्रमोशन ले लेता है। तो वो ले लेने से उसका जो सीनियर ऑफिसर जो जिसका कोई पॉलिटिकल बॉस नहीं होता या जिसका गॉडफादर नहीं होता या जो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाने वाला एम्प्लॉय, जो जेन्युइन एम्प्लॉय लोग, तो वो अपना प्रमोशन का जो इनजस्टिस उसको मिलता है। तो उसके चलते कभी कभी क्या होता है कि उसका सिंसेरिटी, उसका इंथुसियाज्म और जो जोश होना चाहिए वो इंटेंशनली या डिमोरलाइज हो जाता है या जानबूझकर नहीं करता है या डिमोरलाइज हो जाता है। उस हिसाब से वर्क कल्चर में इफेक्ट हो रहा है। जी सर। तो उसके लिए भी हमारा गवर्नमेंट ने क्लियर कट लिखा है 2022 में, एक हमारा एआर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी टू गवर्नर ने एक लेटर क्लियर कट स्टैंडिंग ऑर्डर एक इशू किया है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो तो जो एम्प्लॉय जो ऑफिसर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहता है उसको अपना ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्ट जाना है, मतलब उसको बैक जाना है बोल के ऑर्डर निकला है। और कहीं कहीं डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस हुआ है, वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है, बट कहीं कहीं डिपार्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी का साथ भी एक दो बार डिस्कशन किया कि वाई इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑर्डर अकॉर्डिंगली। किसी डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, ये भी इनजस्टिस है। जी सर। तो उस बीच में हम लोग थोड़ा लास्ट टाइम थोड़ा सीरियसली डिस्कशन करने वाला था, तो गवर्नमेंट का भी इलेक्शन आ गया तो हम लोग डिस्कशन ठीक से नहीं कर पाया है। तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने पहले बोला कि ड्यूरिंग द courtesy call with the honorable chief minister and deputy chief minister, we had a detailed discussion there also कि उसको स्ट्रीमलाइनिंग करना ही पड़ेगा। जब तक उसको स्ट्रीमलाइनिंग नहीं करेगा, डीपीसी को ऑन टाइम नहीं करेगा, तो
OTP होते आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जाते रहे हैं। सबसे पहले BPC को टाइमली करना है, और जो एम्प्लॉय नेगलेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, उसको फॉरगो करा के करने से ये जो OTP भी होगा नहीं है। BPC ठीक होगा तो OTP भी नहीं होगा। जी सर। अगर ठीक होने के बावजूद कोई एम्प्लॉय अगर OTP में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंसल करके, मिसयूज करके, पावर एंड पोजीशन को मिसयूज करके जाता है, तो अगर उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को या हेड ऑफ द ऑफिस को वी आर गोइंग टू टॉक कि वाई यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑर्डर। मीन्स कैबिनेट में पास करके ऑर्डर इशू किया, आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना, मीन्स इट्स क्लियर कट नेग्लिजेंस विद द अथॉरिटी। उस चीज़ को भी हम लोग बात करने वाला है अभी, एंड वी आर प्लानिंग टू टॉक टेक अप दिस इशू सीरियसली विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ये सब के इश्यूज के बीच में तो सबसे ज़्यादा इनोसेंट और सिंसियर ऑफिसर्स लोग के फंस yes जाते yes yes as I said कि there are many officers who really don't have a big boss or godfather or influential persons. Such officers are really sincere, genuine. They are the ultimate sufferer. Yes sir. Yes, and they are in the receiving end. yes sir. आई थिंक कि जो लोग ये सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा वो चीज़ को लेके सोचना भी चाहिए कि उनका कॉलीग्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या हैम्पर हो रहा है उनको। सर आई फील लाइक कि आपको ना, आई फील लाइक कि आई एम आस्किंग यू अबाउट टू मैनी इश्यूज, बट आई प्रॉमिस दिस इज़ द लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट अनदर इशू, एंड इट्स अबाउट नेशनल पेंशन सिस्टम। सर पेंशन में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होते रहता है, कभी कभी किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है या फिर कोई कुछ अलग तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो वो इशू के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? When we talk about the pensions in Arunachal, not in Arunachal, all over the India now we have a two kind of pension. One is that is defined pension system. That is what we are having in GPF systems. That is sometimes it's called also OPS, all pension systems. And another is NPS, that is National Pension System. As you said that Arunachal state government employed having more than 80,000. So out of that 60% are still on the all pension system. Yes, that sir. is defined pension system. And then 40 plus percentage of employees are on NPS. तो NPS जो है हमारा लिए न्यू कॉन्टेक्स्ट है। जब 2004 में इंडियन पार्लियामेंट में एक पास करता है कि ऑल ओवर कंट्री में एक तो न्यू पेंशन सिस्टम बनाएगा बोल के, तो उसको कहीं कहीं स्टेट में हमारा मेनलैंड इंडियन में या कहीं अदर स्टेट में 2004 से 5 से 6 से लागू करना शुरू किया है, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग लेट इम्प्लीमेंट किया है। तो आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग, मिजोरम इज द लास्ट स्टेट्स विच इम्प्लीमेंट द NPS. आई थिंक दे इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग 2010. In case of Arunachal Pradesh, the NPS was implemented during the year 2008 with effect from 1st January 2008. तब से लेके अभी NPS को स्टेट में लागू कर रहा है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका सैलरी को ये जो 14% गवर्नमेंट देगा और आप 10% देना है। आपका ये जो सैलरी का आपका नेट ये से ना देना है, बेसिक से देना है, बेसिक सैलरी से देना है। तो देने के बाद उसमें सबसे बड़ा डील मेरी देखी, इन बोलने से बहुत लंबा जाएगा, बट आई विल से इन ब्रीफ ना। तो वो जो NPS को आप एनी टाइम अपना मर्जी से पैसा को नहीं निकल सकता है, वो सबसे एक तो ड्रॉबैक है। उसके बाद में सर्टेन पीरियड तक, आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग आफ्टर माना 5 साल से तो पहले निकाल ही नहीं सकता है, इफ आई नॉट रॉन्ग ऐसा है।
और सबसे खराब पॉलिसी एनपीएस का ये है कि आपको पेंशन नहीं देगा। आपका जितना भी पैसा आप कंट्रीब्यूटेड कर रहे हो वो कंट्रीब्यूटेड पैसा को आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ऐसे बोलने से बहुत सारा मैटर है, जैसे एनएसडीएल इन्वॉल्वमेंट, पीएफआर दे है, तो वो सबको अगर बहुत लंबा बोलने से इट्स टेक्निकल टर्म है तो लंबा समय जाएगा। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो जितना भी एम्प्लॉय से पैसा को मिलता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट को ये 3 एजेंट है, एक तो यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देन एलआईसी, ये 3 मेन जो वो जो आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उस बीच में जैसे बोला एनएसडीएल भी इन्वॉल्व है, वो आपका पीएफआर दे रेगुलेटिंग अथॉरिटी वो सब है, लेकिन वो सब छोड़ कर हम डायरेक्ट आप एंडिंग में बता रहे हैं। तो वो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से कि तो आपको मान लीजिए आप इन्वेस्ट करके आपका पैसा हो गया 20 लाख, तो 20 लाख से आप जब एम्प्लॉय से रिटायरमेंट हो जाएगा उससे आपको 60% को वापस मिलेगा। तो 60% 20 लाख होने से आपको कितना 16 लाख जी 16 लाख आपको वापस मिलेगा। और ये जो 4 लाख को मार्केट में फिर इन्वेस्ट करेगा और वो जो इन्वेस्ट किया वाला पैसा से आपको देगा उसको एन्युटी बोलता है। वो पेंशन का जगह में एन्युटी देगा बोलता है, जो कि हमारा एम्प्लॉयड के लिए इनसिक्योर है और सोशली एंड इकोनॉमिकली इनसिक्योर है। तो वो जो बहुत खराब पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी को ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहा है। और हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ भी हम लोग काफ़ी बार प्रोटेस्ट किया है और हम मेमोरेंडम आफ्टर मेमोरेंडम भी हम लोग सबमिट किया है। और गवर्नमेंट को ये मुद्दा को लेके गवर्नमेंट का साथ में हम लोग काफ़ी बार डिस्कशन किया है। गवर्नमेंट भी समझता है, बट समझने के बावजूद भी गवर्नमेंट का लिमिटेशंस क्या है बोलने से ये एक नेशनल इशू है। इट्स नॉट ओनली प्रॉब्लम इज प्रिवेलिंग नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, इट्स द नेशनल इशू। व्हेन इट नेशनल इशू कम्स देन हम लोग भी सोचता है कि हम यहाँ में डिसीजन देने से सरकार सेंट्रल में क्या डिसीजन देगा बोल के, वो एक तो बहुत आज का तारीख में हम लोग क्लियरिटी वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर में थोड़ा डिपेंड होने का कारण से एग्जैक्टली अभी हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन अभी तक हम लोग नहीं ला सक रहा है। वी आर फाइटिंग फॉर restoration of the all pension systems by scrapping the national pension system since 2000 since 4-5 years हम लोग लग रहा है। उससे पहले अगर हम लोग पॉलिसी को अच्छे से जाना होता तो हम लोग उसमें शुरू में हम लोग प्रोटेस्ट करना था, क्योंकि अभी जैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे बेनिफिट लेने के टाइम हमारा अभी जान रहा है कि ये पॉलिसी खराब है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट का साथ भी लगा हुआ है और इसके लिए हम लोग ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन का साथ भी मीटिंग आफ्टर मीटिंग जाता है। तो वहाँ भी हम लोग नेशनल लेवल में भी टाइम टू टाइम हम लोग प्रोटेस्ट लॉन्च करता है। तो अभी नाउ वी हैव टू सी कि ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन कहाँ तक ये ले चलता है, बिकॉज ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन इज एफिलिएटेड एजेंट फॉर आस, सो अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी डिपेंड टू देम ऑल्सो। तो अभी तक तो हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन नहीं लाया और गवर्नमेंट भी हम लोग का प्रॉब्लम को समझता है और पॉजिटिव माइंडसेट तो बना के रहा है, बट हम लोग वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यस सर, एग्जैक्टली सर। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उससे ये तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नमेंट का तरफ से भी ड्रॉबैक है एंड एम्प्लॉयज़ का तरफ से भी ड्रॉबैक है। तो सर आपको गवर्नमेंट ड्रॉबैक मीन्स ये खास तौर पर हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसका है, क्योंकि हम सेंट्रल पे कमीशन का तहत चलता है, तो वो हमें एक तो सबसे ड्रॉबैक वहाँ में एक तो उस पॉलिसी को, इसलिए आप जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में उसका एवरी टाइम टू टाइम उसको प्रोटेस्ट चलते रहता है। तो हम लोग भी उसका पार्ट बनता है, यहाँ भी हम लोग प्रोटेस्ट करता है। जी सर, जैसे कि अभी हम लोग एक नया मॉडर्न एरा में आ गया, तो इसके वजह से टेक्नोलॉजी का एडवांसेस भी बहुत सारा हुआ है। तो इस समय में, इस एरा में, इस जनरेशन में बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉई पहले जो एम्प्लॉई हुआ था वो लोग कहीं ना कहीं उनका जो वर्क कल्चर है, उनका जो ड्यूटीज़ है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि नाउ दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ डिफरेंटली न्यू एरा। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस लोग भी पूछता है, इवन ऑल द पीपल और द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री, दे रेज क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ रॉन्ग, कि अगर आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया तो कि ये क्यों हो नहीं रहा है प्रॉपरली। सो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? एज फार एज योर मॉडर्न एरा वर्ड इज concerned, it is true that there are many employees
with special reference to our Arunachal government employees. There are many employees कि उस समय में पैदा हुआ कि अभी दे आर एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, कि जो आज का तारीख में जो कंप्यूटराइज वर्ल्ड है तो कंप्यूटर का साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ अपडेट नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस. बट अभी जैसे जैसे हमारा यंग ऑफिसर्स आ रहा है, यंग एम्प्लॉयज़ आ रहा है, दे आर वेल इक्विप्ड. एंड देन जो भी चैलेंजेस है फॉर देम देयर इज नो इश्यूज. हाँ, it's true that some employees, our senior officers or officials who are at the verge of retirement. स्वागत है आपका ईटानगर के न्यू लुक यूनिसेक्स स्पा एंड सैलून में. कांग्रेस भवन के सामने गंगा पेट्रोल पंप के पास हमारा स्पा सुविधा का प्रतीक है, जहां आपको पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएंगी. Elevate your style with our avant-garde services. From trendy cuts to invigorating head massages or specialized hair treatments. ये है इनोवेशन और इंडल्जेंस का ब्लेंड. आजमाइए हमारे नए सैलून सर्विसेज को. ट्रेंडी हेयर कट से लेकर रिफ्रेशिंग हेड मसाजेस तक, यहाँ आपको मिलेंगे नए तरीके का सुख. Experience ultimate privacy in our exclusive facial rooms. स्वच्छ प्राइवेट फेशियल रूम्स में आप आनंद ले सकते हैं. हमारा माहौल डिस्क्रीट सर्विस आपको सुकून भरा अनुभव देने के लिए तैयार है. Immerse yourself in the future of relaxation with our spa treatments. Curated products or refreshing ambience redefine rejuvenation. Redefine your beauty routine in our upgraded manicure and pedicure zone. Comfortable seating और contemporary pampering. खुद को पैम्पर कीजिए हमारे नए manicure and pedicure zone में. Immerse yourself in luxury with our new look aroma or Swedish services. Our Nubian therapist craft and experience that transcends time. Rediscover beauty, redefine relaxation. Join us and let new look transform your well-being. Really, they are facing such challenges. वो cope up नहीं कर पा रहा है. I agree that. However, they are also managing. और आज का तारीख में एक बहुत अच्छा चीज़ है कि ई ऑफिस सिस्टम हो गया. तो ई ऑफिस में अब कहीं भी जाके आप इफ़ यू आर वेल इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड और आपका आईटी सेक्टर में आपका अच्छा जानकारी है तो कहीं भी आप बैठ के अच्छा काम कर सकता है. वो जो ई ऑफिस खुला हुआ है ना, तो इसके चलते चैलेंजेस तो है, लेकिन फिर भी हमारा एम्प्लॉयड टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है उसके लिए. तो उस ट्रेनिंग दे के कुछ चीज़ जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे वर्क कल्चर बदल रहा है, रिक्वायरमेंट जैसे जैसे अकॉर्डिंगली आवर एम्प्लॉयज ऑल्सो डेवलपिंग देमसेल्व्स थ्रू ट्रेनिंग. वो हो रहा है, इसमें इतना कोई ये खास बड़ा बात नहीं है. हाँ, अभी आपने एक बात बोला है कि कोई सिटीजन्स या कोई पॉलिटिशियंस, कोई लीडर्स ने बोलता है कि वर्क कल्चर को लेके, ये सही में ऐसा एम्प्लॉयड है. कोई सम सेक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज आर देयर कि सही में काम नहीं सकता है. और ये भी हो सकता है कि या वो करना नहीं चाहता है जी. या तो वही है कि वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में बिजी रहता है या इधर उधर अपना पर्सनल काम को लेके बिजी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क में बिजी रहता है, ऐसा हो सकता है. और डिसिप्लिन टाइमली नहीं आ पाता है और अपना सोशल इशू को लेके हो सकता है. बट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर वेरी सिंसियर एंड दे आर डिलीवरिंग देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली एंड अकॉर्डिंगली. उसके लिए भी हमारा एम्प्लॉयज़ में एक तो सिविल सर्विस रूल में हमारा है कि कॉन्डक्ट रूल बोल के है ना, कॉन्डक्ट रूल है. तो वो कोई एम्प्लॉयड अगर नेग्लिजेंस होता है, उसका टाइमली ऑफिस नहीं पहुंचता है, पंक्चुअलिटी नहीं होता है, उसके लिए भी उसको एक्शन लेने के लिए रूल प्रोविजन है.
उसके लिए होने से हमारा हेड ऑफ द ऑफिस या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यस सर। जब रूल को इम्प्लीमेंट करना पड़े, से मान लीजिए एक्स, मिस्टर एक्स इज हैबिट ऑफ द ड्रंकिंग, हैबिट ऑफ एब्सेंस, अनऑथोराइज एब्सेंस और हैबिट्स ऑफ लेट कमिंग ऑफिस। ये ऐसे मिस्टर वाई इज वेरी एक्टिव, पंक्चुअलिटी, ऐसा अगर कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर और एनी एम्प्लॉयड अगर ऐसा पाया जाता है तो उस एम्प्लॉयड को एक्शन लेना है। जी सर। तो वो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्डक्ट रूल, उसमें एक्शन लेने से, वो सही होने से तो सब स्ट्रीमलाइनिंग में आ जाएगा। जी सर। तो उस चीज़ को इट्स डिटर्मिनेशन जरूरी है एंड विल पावर जरूरी है कि नहीं, ये एम्प्लॉयड को एक्शन लेने से हमको ये करेगा, उसको हम 100 को नोटिस देने से ये हमको ये खराब पाएगा, ये अच्छा पाएगा, और ये मेरा अपना आदमी, ये मेरा कजिन है, ये ब्रदर है, सिस्टर है, वो मैंने स्पेसेस नहीं देना है। जी सर। तो जैसे रूल पे प्रोविजन है, कोई अगर पंक्चुअलिटी नहीं होता है तो उस हिसाब से उसका रूल का प्रोविजन के हिसाब से एक्शन लेना है। जी सर। कोई अगर अननोइंगली इंटेंशनली अगर वो जो ड्यूटी नहीं आता है, एब्सेंट रहता है, उसको भी एक्शन लेना है। इसीलिए रिसेंटली भी हमारा एक तो वो ऑनरेबल एमएलए ने कहा कि सैटरडे को भी ऑफिस आना है, उसको बाद रोल बैक, जो सैटरडे का जो छुट्टी देता है उसको रोल बैक करना है बोला है। आई अप्रिशिएट दैट कि वो कंसर्न होके बोल रहा है, बट वो भी एक हमारा एम्प्लॉय के लिए एक प्रोविज़न है। जी। हम हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन में से 1 दिन 2 दिन तो छुट्टी चाहिए, तो उसमें भी अगर छुट्टी नहीं देगा तो से मान लीजिए किसी का गलती का वजह से 1000 में से 1-2 आदमी का गलती की वजह से किसी सबको पनिशमेंट हो तो गलत होगा। जी सर। तो ऐसा कोई एम्प्लॉयड या कोई टाइमली ऑफिस नहीं आता है, पंक्चुअलिटी नहीं होता है, इरेगुलर होता है, उसको कंप्लेन करना है पार्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली। जी सर। तो उसमें अगर एक्शन नहीं होता है तो देन तो ये लास्ट ऑप्शन रहना है कि मतलब हाँ ऐसे भी करके देखे कुछ नहीं होता, ये रोल बैक होना है। वो चीज़ हमारे एम्प्लॉयड में कहीं कहीं बदमाश लोग हैं कि थोड़ा पंक्चुअलिटी नहीं है, जानबूझकर ऑफिस नहीं आता है या अवॉइड करता है, ऐसा है। तो 1-2 गलती का कारण से लेके सब लोग इनसेंचर है, इनएफिशिएंसी है और पंक्चुअलिटी नहीं है, ये बोलना गलत होगा। जी सर। तो बेसिकली सर अब ये हम लोग इससे तो यही ले सकते हैं कि अगर कुछ भी तरह का इशू होगा तो वी हैव टू गो डीप इनटू इट इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग इट आउट। सबके लिए जनरलाइज करने से अच्छा है कि हम लोग डिपार्टमेंट में, ऑफिस में हम लोग एक तरह का डेकोरम मेंटेन करेगा तो वी डो नॉट हैव टू फेस ऑल दिस रोल बैक इश्यूज एंड एवरीथिंग। यस वो जैसे बिकॉज इन गवर्नमेंट सिस्टम्स आप जैसे चाहिए, हम जैसे चाहिए, ऐसे नहीं होता है। जी सर। देयर इज ए इस्टेब्लिश रूल एंड प्रोसीड्योर। तो कोई भी एम्प्लॉयड ऐसा होने से उसको एक्शन लेने के लिए प्रोविजन रखा हुआ है। बस वही कि हेड ऑफ द ऑफिस और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक विल पावर होना है, स्ट्रॉन्गनेस होना है, उसको प्रॉपर ट्रैक में लाना है। अगर सही में कोई एम्प्लॉयड काम नहीं सकता है, उसको फोर्सफुल रिटायरमेंट देने के लिए भी प्रोविजन है। जी सर। जैसे आपका फंडामेंटल रूल 56 है, जनरल रूल है। अगर वो टाइमली ड्यूटी इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकता है, वो जानबूझकर माने बहाना बना रहा है, काम करना नहीं चाहता है, उसके लिए भी प्रोविजन है, उसको भी फोर्सफुल रिटायरमेंट दे सकता है। जी सर। इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस एज पर प्रोविजन इन द इस्टेब्लिशमेंट रूल्स। यस सर। वो कर सकना है। यस सर। वैसे नहीं करके ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, वो उसका है, ये उस ये आदमी का है, वो करने से ये होगा वो होगा, ऐसा अगर ओके थोड़ा रिलक्टेंसी होने से तो हर कोई तो थोड़ा एडवांटेज लेने के लिए कोशिश करेगा। वो है। और ख़ास तौर पर हमारा एम्प्लॉयड को भी हम कहना चाहेंगे कि यू आर नॉट ए सिंपल ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप यू मे बी ए वेरी लो क्लास ऑफिशियल में भी आपका ये जो स्वीपर हो सकता है, पियोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव बीन गिवन ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑफिस में सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन होने के लिए हर किसी का अपना अपना लेवल में रोल होता है। पियोन का अपना रोल है, एलडीसी का अपना रोल है, यूडीसी का, उससे लेके डायरेक्टर तक अपना अपना डिफाइन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद जानना है। जी। और अगर आप सरकार से आप तनख्वाह ले रहे हैं तो अपना रेस्पॉन्सिबल नहीं कर पा रहे तो बेहतर आप
कुछ करना नहीं है, और नहीं कर सकने वाला को फोर्सफुल रिटायरमेंट देने के लिए भी प्रोविजन है। जी सर, जी सर। सर, सिंस अभी हम लोग ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर टुडेस एपिसोड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अ स्मॉल मैसेज टू द व्यूअर्स और एनी टू ऑल द वर्किंग एम्प्लॉयज एक्चुअली। मैसेज जैसे इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड लोग अगर मेरा फेसबुक पेज में देखा हो तो मैंने इंडिपेंडेंस डे मैसेज भी एक मैंने लिखा था अपना फेसबुक लाइन में, और हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में वो मैसेज को भेजा है कि आप सिंपल, जैसे मैंने बोला, आप सिंपल एम्प्लॉयड नहीं है। कंट्री को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, स्टेट को आगे बढ़ाना आपका हाथ में बहुत सारा जिम्मेदारी है, और आप जिम्मेदारी को ग्राउंड लेवल में आप सही ढंग से गवर्नमेंट का पॉलिसी को, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अगर डेडिकेटेड नहीं होगा, सिंसियरिटी नहीं होगा, मिसमैनेजमेंट होगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, स्टेट कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और हम अगर एम्प्लॉयड, एक तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक इमीडिएट एजेंट है, मे बी इट ए वेरी स्मॉल डेजिग्नेटेड ऑफिसर और बिग ऑफिसर्स, हर किसी का अपना अपना, जैसे मैंने बोला, अपना अपना रोल है। इसीलिए अगर कोई भी एम्प्लॉयड सिंसियर है, डेडिकेटेड है, उसको आप और इम्प्रूव कीजिए, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस एंड स्टेट्स एंड ऑफ कोर्स फॉर योर फैमिली। एंड अगर कोई आज तक अगर कोई सिंसियरिटी नहीं रहा, इनडिसिप्लिन रहा, या वो पंक्चुअलिटी नहीं आया, वो होने से भी प्लीज इम्प्रूव योर सेल्फ एंड रीडेडिकेट योर सेल्फ एंड रिजुविनेट योर सेल्फ फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस एंड स्टेट्स एंड फॉर योर कैरियर। अगर आप अच्छा काम करेगा तो आपको सरकार पहचानेगा, आपका फैमिली खुश होगा, एटलीस्ट योर सन्स, डॉटर्स, योर रिलेटिव्स विल फील हैप्पी, मेरा मामी बहुत अच्छा काम करता है, मेरा पापा बहुत अच्छा काम करता है, और आपका बॉस खुश होगा, आपका कलीग्स खुश होगा। एटलीस्ट बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ट्राई टू क्रिएट दैट एटमोस्फियर वेयर एवर यू आर वर्किंग। दिस इज फॉर द एम्प्लॉयड। एंड कमिंग टू द अदर स्टेक होल्डर्स लाइक जनरल पीपल्स, अगर आप साथ नहीं दे, जितना भी आप नौकरी नहीं करने वाले भी हो सकता है, आप पंचायत लीडर हो सकता है, या आप फार्मर हो सकता है, या बिजनेसमैन हो सकता है, या कुछ भी आप हो सकता है। जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयड का रेस्पॉन्सिबल है, आपका भी इतना रेस्पॉन्सिबल है, हमारा इतना रेस्पॉन्सिबल है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कहीं अगर पॉलिसी को, कहीं स्कीम को लागू करने के लिए कोशिश करता है तो उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करना है, पॉजिटिव सजेशन देना है, उसको कोऑपरेट करना है, और गलत हो रहा है तो सजेशन करना है, ये ओके गलत हो रहा है बोल के सजेशन देना है। अगर सबका इफोर्ट, जॉइंट इफोर्ट रहेगा, एम्प्लॉयड बोलो, पब्लिक बोलो, फार्मर बोलो, बिजनेसमैन बोलो, स्टूडेंट्स बोलो, whosoever, if all stakeholders put efforts towards the implementation of the any government's policies program, definitely our state will be really like a land of rising sun. Yes. And this is my hope that all the employees and other stakeholders will, take my suggestions Yes, sir. seriously. This is my hope. यस सर, आई होप कि आपको ये मैसेज पहुंचा, एंड प्लीज़ रेक्टिफाई, अच्छे से सुनिए सर का मैसेज। इफ़ यू हैव टू देन यू प्लीज़ लिसन इट वंस अगेन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द वर्किंग ऑफिशियल्स। सर, हमारा टाइसन टॉक शो का फैमिली की तरफ से आपके लिए सर एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। Thank you. थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली हैप्पी कि आप यहाँ आए। स्पेशली आई थिंक जो भी अरुणाचल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ है, आई थिंक आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि आपका जितना भी इश्यूज़ है और जिसका जो न्यूज़ है उसका आप लोग सब वेट कर रहे हैं, उसका अब जल्द से जल्द एक अच्छा न्यूज़ आए। आई होप दैट कि हमारा जो वर्किंग कंडीशंस है, वर्क कल्चर जो है, स्पेशली फॉर द एम्प्लॉइज़, आई होप दैट कि it gets better. So that was the end of our today's episode. See you next time.